आरती प्लीज, मैं इस पल में कोई सेफ्टी यूज नहीं करने वाला। ऋषभ की गहरी मदहोश कर देने वाली आवाज आरती के कानों से होती हुई उसकी रूह तक उतर गई। बेड की सिल्क शीट पर दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थी। आरती ने घबराकर उसके चौड़े कंधों पर अपने हाथ रखे। नो सर, प्लीज प्रोटेक्शन यूज कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हमारे बीच जो डील हुई थी ये उसका हिस्सा नहीं है। ऋषभ के होठों पर एक गहरी डार्क मुस्कान उभरी। उसने आरती की कलाई को बेड पर पिन करते हुए कहा, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए आरती, और तुम जानती हो कि ये मेरी अम्मा जी की आखिरी ख्वाहिश है। ये सुनते ही आरती जैसे होश में आई। उसने पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। नो वे मिस्टर ऋषभ कपूर, इस 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे का कोई क्लॉज नहीं था। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। ऋषभ ने एक झटके में उसकी पतली कमर को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लिया और उसे अपने सीने से चिपका लिया। उसकी हॉट सांसें आरती के चेहरे को छू रही थी। वो कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पहले तक था। अब तुम और तुम्हारा वजूद मेरी लाइफ की इकलौती जिद बन चुके हो। आरती बिल्कुल सुन रह गई। सिर्फ 2 महीने पहले अपने पिता के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 20 लाख रुपए के मेडिकल लोन के बदले उसने ऋषभ कपूर से 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। ऋषभ कपूर जो कपूर एम्पायर का बेहद हॉट, एरोगेंट और रूड बॉस था। आरती इतनी गार्जियस और इनोसेंट थी कि ऋषभ का दिल कब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया उसे खुद पता नहीं चला। 2 महीने बाद की एक शाम आरती अपने सिल्क नाइट गाउन में गीले बालों को पीठ पर फैलाए कमरे की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी रूम का डोर खुला और ऋषभ अंदर आया। उसका रूटीन था, घर आते ही सबसे पहले वो नीचे अम्मा जी के कमरे में जाता, फिर ऊपर जाता। ऋषभ को देखते ही आरती ने विंडो बंद की और बेड के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। ऋषभ ने उसकी तरफ एक गहरी नजर डाली और बिना कुछ बोले शावर लेने वॉशरूम चला गया। जब वो सिर्फ एक टॉवल लपेटे अपने ऐप्स से पानी की बूंदें सुखाता हुआ बाहर आया तो आरती के उदास और खामोश चेहरे को देखकर रुक गया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल ब्रश करने लगा और मिरर में आरती को देखते हुए सीधे सवाल किया, अम्मा जी कंप्लेन कर रही थी कि तुम अब उनके पास नीचे नहीं जाती, पूरे दिन इस रूम में लॉक रहती हो। व्हाट्स द मैटर आरती? आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सच कैसे बताती? अम्मा जी की हर सुबह और शाम बस एक ही बात से शुरू और खत्म होती थी, आरती बेटा, मुझे जल्द से जल्द ऋषभ का बच्चा चाहिए। मैं मरूं उससे पहले इस घर में खुशियां देखना चाहती हूँ। अम्मा जी के उस इमोशनल लहजे में अपने पोते की औलाद के लिए एक अजीब सी दीवानगी थी। आरती चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकती थी कि यह शादी कोई परमानेंट रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ कागजों पर टिकी एक डील है। उसकी गहरी चुप्पी को देखकर ऋषभ ब्रश को टेबल पर पटकता हुआ आया और बेड के दूसरे कोने पर ठीक आरती के सामने बैठ गया। देखो आरती, आई नो कि ये शादी सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हुई है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अम्मा जी की ये विश पूरी करूँ। मुझे तुमसे एक बेबी चाहिए। ऋषभ का लहजा बेहद बोल्ड और डोमिनेटिंग था। आरती एकदम सिटपिटा गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस कॉन्ट्रैक्ट में बच्चा शामिल नहीं था ऋषभ। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट्स? ऋषभ ने हंसते हुए एक झटके में उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने इतने करीब कर लिया कि दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं बचा। आरती का पूरा बदन कांप उठा। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन लीगली और सोशली तुम इस वक्त मेरी वाइफ हो। मेरे हक, मेरी चाहत और मेरी फैमिली की सिचुएशन का रिस्पेक्ट करना तुम्हारी ड्यूटी है। ऋषभ की आवाज में एक अजीब सा नशा था। शर्म और हया से आरती का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आरती की आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। क्यों नहीं कर सकता? पति हूं तुम्हारा। भले ही ये रिश्ता 1 साल के लिए है, पर 7 फेरे तो असली थे ना। ऋषभ ने उसकी ठुड्डी को उंगलियों से ऊपर उठाया। इस वक्त ऋषभ की परफ्यूम और उसकी हॉट मर्दानी सांसें आरती के चेहरे पर हावी हो रही थी। आरती का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो उसके इस बोल्ड अंदाज के सामने पिघलने लगी थी, पर अपनी बची कुची हिम्मत समेट कर वो रोते हुए बोली, आप 1 साल बाद मुझे तलाक दे देंगे, खुद से अलग कर देंगे, और अगर इस बीच हमारे बीच फिजिकल रिलेशन बन गए तो मेरा क्या होगा? मेरी लाइफ, मेरी इज्जत सब दांव पर लग जाएगी। कल को जब मैं इस नर्क से निकलकर किसी और से शादी करूंगी तो मेरा होने वाला पति मेरे पास्ट के बारे में क्या सोचेगा कि मैं पहले से ही किसी मर्द के साथ। शट अप आरती, जस्ट शट अप। ऋषभ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने दोनों हाथों से आरती का चेहरा कसकर पकड़ा। खबरदार, जो दोबारा किसी दूसरे मर्द का नाम भी अपनी जुबान पर लाया,
इस वक्त तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे होते हुए तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इससे पहले कि आरती कुछ समझ पाती, ऋषभ ने अपने होंठ उसके नाजुक गुलाबी होंठों पर जमा दिए। वो आरती के होंठों को बेहद शिद्दत और दीवानगी से चूसने लगा। आरती इस वाइल्ड और सडन अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऋषभ का दूसरा हाथ आरती की पतली बलखाती कमर पर गया और उसने उसे बेड पर अपनी तरफ और करीब खींच लिया। आरती की सांसें जैसे उसके सीने में ही अटक गईं। ऋषभ धीरे धीरे उस पर पूरी तरह हावी हो रहा था। जैसे ही उसका हाथ आरती के नाइट गाउन के पीछे की जिप पर गया, आरती के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने ऋषभ के मजबूत हाथों को रोकने की कोशिश की, पर ऋषभ के पैशन के आगे उसकी एक न चली। सर, ऋषभ ने एक झटके में उसकी जिप नीचे गिरा दी। गाउन आरती के गोरे कंधों से सरकता हुआ नीचे गिर गया। आरती ने घबराकर अपने दोनों हाथों से अपनी आबरू को ढकने की कोशिश की। ऋषभ ने उसके होठों को आजाद किया और हाँफते हुए आरती की खूबसूरत धड़कती हुई नेक लाइन और उसकी बोल्ड बॉडी को देखने लगा। आरती ने रोते हुए मिन्नतें की, प्लीज ऋषभ, ऐसा मत करो। तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि सिर्फ अम्मा जी के सामने तुम्हारी वाइफ होने का नाटक करूंगी। हमारी डील में फिजिकल होना नहीं लिखा था। लेकिन ऋषभ इस वक्त किसी भी रूल को मानने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए एक जंगली और बोल्ड दीवानगी थी। उसने आरती के दोनों हाथों को हटाकर उसके गाउन को पूरी तरह अलग कर दिया और उसे बेड पर नीचे धकेलते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। उसके होंठ अब आरती की गर्दन और उसकी छाती पर उतर चुके थे। क्या शादी शादी की रट लगा रखी है आपने? अम्मा जी, ये जानते हुए भी कि मुझे इस बकवास वर्ड से नफरत है, आप हर रोज सुबह सुबह यही टॉपिक लेकर बैठ जाती हैं। ऋषभ, जो डाइनिंग टेबल पर अपनी सेफ के हाथ के बने लजीज ब्रेकफास्ट का मजा ले रहा था, अम्मा जी के शादी वाले टॉपिक पर बुरी तरह चिढ़ गया। अम्मा जी ने उसे घूर कर देखा। क्यों ना करूं मैं शादी की बात? क्या इस आलीशान बंगले को मैं ऐसे ही खाली और बेरौनक देखना चाहती हूँ? भगवान ने मुझे इतनी लंबी उम्र दी, लेकिन देखो, मैं आज भी अपने पोते की खुशी के लिए तरस रही हूँ। खुद को दुनिया की सबसे बेबस अम्मा समझती हूँ मैं। उनके लहजे में छुपा गहरा दर्द देखकर ऋषभ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मेरा वो मतलब नहीं था अम्मा जी। मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन क्या मॉम डैड की मैरिड लाइफ का घटिया अंजाम आपकी आंखों के सामने नहीं है? मैं किसी भी औरत पर कैसे ट्रस्ट कर लूँ, जब मेरी सगी माँ मुझे तब छोड़कर चली गई जब मैं सिर्फ 6 महीने का एक न्यूबॉर्न बेबी था। ये बात मेरे दिल से कभी नहीं निकल सकती। इसीलिए मुझे शादी के नाम से नफरत है। ये एक यूजलेस और बकवास सिस्टम है। ऋषभ के इस लंबे चौड़े लेक्चर पर अम्मा जी ने बड़े शांत अंदाज में कहा, तो क्या दुनिया की सारी लड़कियां एक जैसी हैं? मुझे देखो, आखिरी सांस तक तुम्हारे दादाजी से वफा निभाई। ऋषभ मुस्कुराया। अम्मा जी, आप उस एरा की औरत हैं जिसकी मिट्टी में प्यार और वफादारी थी। आजकल की लड़कियां, उनके लिए वफादारी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और प्यार प्यार के नाम पर तो वो सिर्फ एक गेम खेलती हैं। ऋषभ को बचपन से ही लड़कियों से एक अजीब सी चिढ़ थी, जिसकी वजह उसका पास्ट था। जैसे ही उसने होश संभाला, आस पड़ोस और सोसाइटी के लोग उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, अरे ये वही अभागा बच्चा है ना, जिसकी माँ इसे 6 महीने की उम्र में छोड़कर तलाक लेकर किसी और रईस के साथ भाग गई थी। ऋषभ 7 साल का था जब उसने गुस्से में अम्मा जी से पूछा था, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में सबके मम्मी पापा आते हैं, मेरे क्यों नहीं? तब अम्मा जी की आंखें नम हो गई थी। उसका बाप अपनी पहली पत्नी के धोखे के बाद डिप्रेशन में आकर विदेश चला गया और वहां किसी गोरी मैम से शादी कर ली, जबकि माँ ने अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए अपने 6 महीने के बच्चे और हंसते खेलते घर को तबाह कर दिया था। यही वजह थी कि ऋषभ कपूर ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर को दे दी। आज 34 साल की उम्र में वो कपूर टेक्सटाइल एम्पायर का मालिक था, जिसकी 8 से 10 बड़ी फैक्ट्रियां थी। हैंडसम, रिच और मोस्ट एलिजिबल बैचलर होने के बावजूद भी वो कुंवारा था। जब भी वो ऑफिस जाता, वहां की मॉडर्न लड़कियां कभी फाइल साइन कराने के बहाने तो कभी प्रेजेंटेशन के बहाने उसके केबिन के चक्कर काटती थी। ऋषभ को ऐसी गोल्ड डिगर लड़कियां जहर लगती थी, जो हैंडसम और अमीर बॉस को देखकर डोरे डालना शुरू कर देती थी। वो अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहता था, पर वो नहीं जानता था कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही प्लान कर चुकी थी। उसी दोपहर ऋषभ अपने सबसे बड़े टेक्सटाइल प्लांट के राउंड पर था। चीफ मैनेजर अनादि शर्मा उसके साथ थे। ऋषभ का खौफ ऐसा था कि उसे देखकर अच्छे अच्छे स्टाफ के हाथ पांव फूल जाते थे।
केबिन में बैठकर जब वो एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर बात कर रहा था, तभी मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, आपसे एक पर्सनल बात करनी थी। हमारी कोर टीम में एक बहुत ही टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग डिजाइनर है, आरती मल्होत्रा। उसे अर्जेंटली 20 लाख रुपए का मेडिकल एडवांस चाहिए। ये उसकी एप्लीकेशन है, प्लीज एक बार देख लीजिए। ऋषभ के माथे पर गहरी शिकन उभर आई, उसका लहजा एकदम कोल्ड हो गया। 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है जो मैं किसी भी रैंडम वर्कर को दे दूं, शर्मा जी। क्या गारंटी है कि वो पैसे लेकर नौकरी नहीं छोड़ेगी? अगर वो गायब हो गई तो क्या ये अमाउंट आपकी सैलरी से डिडक्ट करूं? मैनेजर ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं सर, वो वाकई बहुत जेन्युइन और मजबूर है। पिछले 1 महीने से वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, आप प्लीज एक बार उससे खुद मिल लीजिए। अनादि शर्मा कंपनी के सबसे पुराने और लॉयल मैनेजर थे, इसीलिए ऋषभ उनसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। उसने कड़क आवाज में कहा, ठीक है, बुलाओ उसे। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कोई रियल प्रॉब्लम है या फिर कंपनी से पैसे ऐंठने का कोई नया इमोशनल ड्रामा। मैनेजर तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। बाहर गलियारे में आरती आंखों में उम्मीद और डर लिए बेचैन खड़ी थी। जैसे ही मैनेजर बाहर आया, आरती के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन शर्मा जी का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने आते ही आरती को डांटते हुए कहा, तुम्हारी वजह से आज मुझे सर से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी, मिस आरती। मैंने पहले ही कहा था कि बॉस इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पहले भी कई लड़कियां झूठी कहानियां बनाकर लाखों का चूना लगा चुकी हैं। मैनेजर की डांट सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी डिग्निटी बनाए रखते हुए कहा, सर, मेरा कोई बहाना नहीं है। मैंने अपने पापा की पूरी मेडिकल रिपोर्ट और हॉस्पिटल के एस्टीमेट पेपर्स आपको दिए हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अगर मजबूरियों का रोना ना होता तो मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। आरती की आवाज एकदम रुआंसी हो गई थी। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर भी मैंने सर से आपकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर ली है। वो आपको कैबिन में बुला रहे हैं। जो कुछ आपने मुझे बताया है वही सब उनके सामने कह दीजिएगा। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना वो समझेंगे कि आप कोई झूठी कहानी बना रही हैं। मैनेजर अनादि शर्मा की बात सुनते ही आरती के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो पिछले 1 साल से इस टेक्सटाइल कंपनी में बतौर डिजाइनर काम कर रही थी, लेकिन आज तक कंपनी के बिग बॉस ऋषभ कपूर के कैबिन में कदम भी नहीं रखा था। उनके सामने जाकर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम और मजबूरियां डिस्कस करना उसे बेहद मुश्किल लग रहा था। पर अपनी सारी झिझक और शर्मीलेपन को किनारे रखकर वो कुछ ही देर में ऋषभ के सामने खड़ी थी। ऋषभ उस वक्त अपने फोन पर कोई जरूरी कॉल सुनने में बिजी था। आरती को सामने देखते ही उसने कॉल कट कर दी। नमस्ते सर, आरती ने थोड़े सहमे हुए लहजे में विश किया। हेलो, हाँ, तो आपको एडवांस लोन चाहिए? ऋषभ सामने खड़ी लड़की को देखते हुए मन ही मन हैरान हो रहा था। उसके चेहरे पर मेकअप का नामो निशान नहीं था। ऋषभ ने आज तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जितनी भी लड़कियां देखी थी वो सब बेहद फैशनेबल, लाउड और मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीने वाली थी। इसके उलट सामने खड़ी आरती बेहद सिंपल जीन्स कुर्ती पहने हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी और लाचारी साफ दिख रही थी। ऋषभ उसे नोटिस कर ही रहा था कि आरती की घबराहट और बढ़ गई, यहाँ तक कि उसके लिए ठीक से बोलना भी मुश्किल हो रहा था। सर, वो मेरे पापा, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। डॉक्टर्स ने तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए कहा है, जो ठीक 1 महीने बाद होनी है। इस पूरी सर्जरी में लगभग 20 लाख रुपए का खर्च आएगा, इसीलिए मैंने इस मेडिकल एडवांस के लिए एप्लीकेशन दी थी। रुक रुक कर बोलते हुए आरती का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक बार भी निगाहें उठाकर सामने बैठे डैशिंग ऋषभ कपूर की तरफ नहीं देखा था। देखिए मिस आरती, इतनी बड़ी रकम मैं आपको दे तो दूं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप पैसे लेते ही जॉब नहीं छोड़ दोगी? या जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं वो सिर्फ एक बहाना हुई तो? ऋषभ को हालांकि आरती का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही, फिर भी उसने अपनी आदतन कड़वाहट से पूछा। आरती इस बात पर और ज्यादा डर गई। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मैंने शर्मा जी को अपने पापा की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल के एस्टीमेट पेपर्स दिखाए हैं। अपनी हथेलियों में आते ठंडे पसीने को पोंछते हुए उसने मन में ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वो आज इस लोन पेपर्स पर बॉस के साइन करवा कर ही रहेगी। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली। ओके ठीक है, लोन पास हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब मैं अगले हफ्ते फैक्ट्री के राउंड पर आऊंगा तभी इस पर कोई डिसीजन ले पाऊंगा।
जाने ऋषभ वाकई आरती को टालना चाहता था या कोई बहाना बना रहा था, या फिर सच में वो बाद में प्रोसेस करने वाला था। लेकिन आरती का दिल बुरी तरह टूट गया। ऋषभ वैसे भी 15-20 दिनों में एक बार प्लांट का चक्कर लगाता था। इसका मतलब था कि उसे 20 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, जो उसके पापा की बिगड़ती हालत के लिए नामुमकिन था। उसकी आंखों के कोनों नम हो गए, पर वो धीरे से थैंक यू सर कहकर वहां से पलट गई। ऋषभ ने नोटिस किया कि आरती के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा और उदासी छा गई थी। वो सोचने पर मजबूर हो गया। एक पल के लिए उसके मन में आया कि मैनेजर को बुलाकर तुरंत चेक साइन करने को कह दे, पर उसके पास्ट के कड़वे अनुभवों ने उसे रोक दिया कि कहीं ये लड़की भी कोई ड्रामा ना कर रही हो। इसी कश्मकश में वो ऑफिस से निकल गया। उधर आरती जब घर पहुंची तो उसका दिल पूरी तरह भर आया था। वो मन ही मन सोच रही थी, कितना पत्थर दिल और खड़ूस इंसान है वो। भगवान ने इतनी दौलत दी है, फिर भी दिल कितना छोटा है उसका। उसे ऋषभ कपूर पर बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा था। अब तबीयत कैसी है आपकी पापा? आरती ने घर आते ही सबसे पहले अपने पापा के पास जाकर उनके माथे को छुआ। वो तकलीफ में भी हल्का सा मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो, परेशान मत हुआ करो। पिछले 1 साल के अंदर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। 2 साल पहले तक उनके घर में हर तरफ खुशियां और रौनक थी। पापा एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे और आरती कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी। वो तितलियों की तरह आजाद उड़ने वाली हंसमुख लड़की थी, जिसे दुखों का कोई अंदाजा नहीं था। पर अचानक पापा की इस जानलेवा बीमारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। घर पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पापा पूरी तरह बेड पर आ गए। पिछले 1 साल से आरती और उसकी मम्मी सुनीता मल्होत्रा पाई पाई जोड़ने की कोशिश कर रही थी। घर भी उनका अपना नहीं था। सालों से दिल्ली के एक किराए के मकान में रह रहे थे। आरती को यूं दिन भर भागदौड़ करते देख पापा और परेशान हो जाते, लेकिन वो उन्हें तसल्ली देती, बस कुछ दिनों की बात है पापा, सर्जरी के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है। लेकिन हकीकत ये थी कि पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। आरती की मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। कोई भी रिश्तेदार या जान पहचान वाला इस मुश्किल वक्त में इतनी बड़ी रकम की मदद करने को तैयार नहीं था। आरती ने कंपनी में सुना था कि उसका बिग बॉस ऋषभ कपूर वैसे तो बहुत रूड है, पर जरूरत पड़ने पर अपने एम्प्लॉयज की गुपचुप मदद भी करता है। लेकिन आज ऋषभ के सीधे और कड़े जवाब ने आरती की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। 4-5 दिन और बीत गए। पापा की तबीयत सुधरने के बजाय और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। आरती ऑफिस से हाफ डे लेकर उन्हें मम्मी के साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इनकी सर्जरी जल्द से जल्द करानी होगी, वरना इनकी जान को खतरा है। ये सुनते ही मम्मी वहीं रोने लगी, जबकि पापा सोनी आंखों से छत को निहार रहे थे, जैसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हों। पर आरती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डॉक्टर से कहा, जी डॉक्टर साहब, बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं किसी भी तरह पैसों का अरेंजमेंट कर रही हूँ। इस सर्जरी में शहर के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट सर्जन शामिल होने वाले थे, इसीलिए कैश का तुरंत इंतजार करना बेहद जरूरी था। अगले दिन वो ऑफिस तो आई, पर उसका दिमाग पूरी तरह घर पर ही अटका हुआ था। वो बेदिली से कंप्यूटर स्क्रीन को देख रही थी। 10 दिन बीत चुके थे और ऋषभ कपूर ने अभी तक फैक्ट्री का राउंड नहीं लिया था। वो रोज मैनेजर शर्मा जी से रिक्वेस्ट करती तो वो भी तंग आकर कहते, मिस आरती, जब बॉस आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, उन्होंने आपको मना तो नहीं किया ना, थोड़ा भरोसा रखिए। तभी अचानक आरती के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या हुआ अगर वो ऑफिस नहीं आ रहे? उनका अपना घर तो होगा, मैं सीधे उनके घर जाऊंगी, उनके सामने हाथ जोड़ दूंगी, पैर पकड़ने पड़े तो वो भी पकड़ लूंगी, लेकिन पापा की जान बचाने के लिए मुझे वो पैसे हर हाल में चाहिए। यही सोचकर वो उस शाम जल्दी छुट्टी लेकर ऑफिस से निकल गई। उसने किसी तरह शर्मा जी की टेबल से ऋषभ कपूर का होम एड्रेस नोट कर लिया था। वो दिल्ली के उस बेहद पॉश और एलीट इलाके में तो पहुंच गई, लेकिन सामने बने आलीशान और भव्य बंगले को देखकर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, कपूर विला। ये वही जगह थी जहां वो एरोगेंट और घमंडी बिजनेसमैन रहता था। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहीं रोक दिया और बहस करने लगा, बिना अपॉइंटमेंट के आप सर से नहीं मिल सकती, और वैसे भी वो इस वक्त घर पर नहीं है। प्लीज भैया, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मेरी फैमिली इमरजेंसी है। घर में कोई तो होगा, मैं उनके लिए अपना मैसेज छोड़ दूंगी। आरती के चेहरे पर लाचारी साफ दिख रही थी। नहीं मैडम, हम ऐसे किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते, आप कल ऑफिस में मिलिएगा। गार्ड ने उसे 2 टूक कह दिया। तभी लॉन में टहल रही अम्मा जी की नजर गेट पर हो रही बहस पर पड़ी। ओ जोगिंदर, क्या बात है, किससे बहस कर रहे हो?
अम्मा जी, ये कोई लड़की आई है, कह रही है कि ऋषभ साहब से बहुत ज़रूरी काम है, काफ़ी परेशान लग रही है। अच्छा ठीक है, आने दो उसे अंदर। अम्मा जी ने हुक्म दिया तो गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। आरती एक सिंपल सा स्टॉल लपेटे हाथ मलती हुई अंदर तो आ गई, लेकिन सामने खड़ी रौबदार और शालीन अम्मा जी को देखकर उसकी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। अम्मा जी भी हैरानी से इस मासूम और खूबसूरत लड़की को देख रही थी, जो बेहद डरी हुई और बेबस लग रही थी। अपने होठों को चबाती हुई आरती ने सहमे लहजे में कहा, नमस्ते मैडम। दरअसल मैं सर के ऑफिस में डिजाइनर हूँ। 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 20 लाख का मेडिकल एडवांस देंगे। मेरे पापा की सर्जरी नहीं हुई तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, पर आज मजबूरी मुझे आपकी चौखट तक खींच लाई है। बोलते बोलते आरती की आंखें भर आई। अम्मा जी को उस लड़की की सादगी देखकर बहुत तरस आया। अच्छा बेटा, शांत हो जाओ। जो भी बात है तुम ऋषभ के सामने ही कह देना, वो बस आता ही होगा। तुम अंदर चलो और लिविंग रूम में बैठो। इस बुजुर्ग महिला के इतने सॉफ्ट और केयरिंग बिहेवियर को देखकर आरती हैरान रह गई। वो थैंकफुल नजरों से उन्हें देखती हुई अंदर सोफे पर बैठ गई। अम्मा जी ने किचन की तरफ आवाज लगाई, कमला, इस बच्ची के लिए पानी और कुछ स्नैक्स लाओ। नहीं मैडम प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये काम हो जाए तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगी, आरती ने धीरे से कहा। अम्मा जी मुस्कुरा दी। उन्हें ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आजकल की लाउड लड़कियों से बिल्कुल अलग, शांत और संस्कारी। अभी 10 मिनट ही बीते थे कि बाहर ऋषभ की लग्जरी कार के हॉर्न की आवाज आई। कहीं वो मुझ पर गुस्सा ना करे या मुझे डांट कर घर से ना निकाल दे, यह डर आरती के दिल में तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही देर में ऋषभ बेहद फ्रेश और अच्छे मूड में अंदर आया, लेकिन लिविंग रूम में आरती को बैठा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। ऑफिस में एक बार देखने के बाद आज उसे अपने पर्सनल स्पेस यानी घर में देखकर ऋषभ को बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई। वो उसे इग्नोर करके सीधे अपने रूम में जाना चाहता था, पर अम्मा जी ने उसे टोक दिया। ऋषभ, ये बच्ची काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है, पहले इसकी बात सुनो और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। इतना कहकर अम्मा जी शाम की पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ चली गईं। अब ऋषभ लिविंग रूम में आ गया, जहां आरती सोफे पर बैठी घबराहट में अपनी उंगलियां चटका रही थी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, आई एम रियली सॉरी। मेरा यहाँ आना शायद आपको अच्छा नहीं लगा, पर मैं बहुत बेबस हो गई थी। आपने 10-15 दिन का टाइम मांगा था, पर मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऋषभ ने अपने उसी कूल और प्रोफेशनल लहजे में कहा, ओके ठीक है, मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट और शर्मा जी को अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। मिस आरती, आप कल ऑफिस से अपने पैसे कलेक्ट कर लीजिएगा। ये सुनते ही आरती का चेहरा खुशी से खिल उठा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हर महीने अपनी सैलरी से ये पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगी। मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। वो बार बार थैंक यू कहती हुई तुरंत वहां से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद ऋषभ जैसे ही पलटा, पीछे से अम्मा जी की आवाज आई, चली गई वो बच्ची। वैसे सुनो ऋषभ, आज शाम को घर पर कुछ गेस्ट आ रहे हैं। कैसे गेस्ट अम्मा जी? ऋषभ के माथे पर बल पड़ गए। हमारे पुराने पारिवारिक मित्र सिंघानिया साहब और उनकी वाइफ आ रहे हैं। साथ में उनकी बेटी तनीषा भी आएगी, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि तनीषा ही इस घर की बहू बनेगी। ये सुनते ही ऋषभ ने अम्मा जी की तरफ देखा। अम्मा जी, क्या हो गया है आपकी चॉइस को? वो तनीषा जो चलती फिरती मेकअप की दुकान है, उसे आप मेरी वाइफ बनाएंगी? कभी नहीं। क्यों, क्या कमी है उस लड़की में? अम्मा जी ने डांटा। मुझे ऐसी ओवर मॉडर्न और फेक लड़कियों से सख्त नफरत है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी सिंपल लड़कियां पसंद है जैसे अभी आई थी? ये आरती नाम था ना इसका। इसका मतलब ये लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। वैसे दिखने में भी बहुत प्यारी और संस्कारी थी, क्या ख्याल है? अम्मा जी ने चुटकी ली। उनकी बात सुनकर ऋषभ एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, पर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। मैं अभी शादी के इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, फिर शाम को तनीषा की फैमिली आ रही है और मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाली हूँ। अम्मा जी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। ऋषभ जैसे चारों तरफ से फंस गया था। वो तनीषा से किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकता था। तभी अचानक उसके मुंह से निकला, मैं तनीषा से शादी नहीं कर सकता अम्मा जी, क्योंकि जो लड़की अभी यहाँ आई थी, मैं उसे पसंद करता हूँ। अम्मा जी हैरान रह गई। ऋषभ खुद नहीं जानता था कि उसने ये झूठ क्यों बोला। शायद सिर्फ तनीषा से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन अब तीर कमान से छूट चुका था। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से सब फाइनल करो। मैं इस आरती को इस घर की बहू बनते देखना चाहती हूँ, ताकि कपूर बिला में भी खुशियां आए।
बच्चों की किलकारियां गूंजे, मैं बुढ़ापे में इस अकेलेपन में नहीं मरना चाहती। उन्होंने अपना फाइनल वर्ड कह दिया और ऋषभ अपना सिर पकड़ता हुआ अपने रूम में आ गया। ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वो सोच में पड़ गया, पर इस सिचुएशन से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही था। जब से ऋषभ ने आरती के बारे में झूठ बोला था, अम्मा जी उसके पीछे ही पड़ गई थी। ऋषभ, कब ले चल रहे हो मुझे आरती के घर? अम्मा जी, पहले उसे राजी तो होने दीजिए। वैसे भी लड़की बहुत परेशान लग रही थी। क्या बात थी उसकी? अम्मा जी ने कई बार पूछा, पर ऋषभ ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई। उसके लुक से साफ था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके पापा बीमार हैं। अम्मा जी शादी की खुशी में बाकी सब भूल चुकी थी। उधर आरती को जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। 20 लाख रुपए उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। 2 दिन बाद ही उसके पापा का ऑपरेशन हो गया। शहर के बेस्ट डॉक्टर्स ने सक्सेसफुल ऑपरेशन करके उसकी जान बचा ली थी। अब वो बहुत तेजी से रिकवर कर रहे थे। पापा के ठीक होने की खुशी में आरती उस दिन एक खूबसूरत बुके लेकर ऑफिस आई थी। आज कंपनी की एक बड़ी बोर्ड मीटिंग थी और उसे पक्का यकीन था कि ऋषभ कपूर आज प्लांट में जरूर आएंगे। वो उनका पर्सनली थैंक्स करना चाहती थी, जिन्होंने न सिर्फ पैसे देकर उसके पापा की जान बचाई, बल्कि एक मामूली एम्प्लॉय पर इतना बड़ा भरोसा भी किया था। जैसे ही ऋषभ मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया, उसे डोर्स पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने गर्दन उठाई तो सामने आरती खड़ी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और हाथों में बुके लिए वो झिझकती हुई खड़ी थी। मैनेजर शर्मा जी, जो पास ही खड़े थे, तुरंत ऋषभ से बोले, सर, मिस आरती आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। उनके पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इतना कहकर शर्मा जी कैबिन से बाहर चले गए। अब कैबिन में सिर्फ वो दोनों थे। आरती ने बहुत ही थैंकफुल होकर कहा, सर, मैं किस तरह आपका थैंक्स करूं? आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपके इस उपकार को जिंदगी भर याद रखूंगी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, लेकिन ऋषभ इस वक्त किसी और ही गहरी सोच में डूबा था। अम्मा जी ने घर पर उसका जीना हराम कर रखा था। वो कब तक झूठ का सहारा लेता? अब उस झूठ को सच में बदलने का वक्त आ गया था। उसने आरती की तरफ बहुत गौर से देखा और फिर एक बेहद शांत और बिजनेस टोन में बोला, आरती, मुझे खुशी है कि तुम्हारे पापा ठीक हैं, लेकिन अगर इस मदद के बदले मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? आप? आरती ऋषभ की बात सुनकर वहीं ठहर गई। जी सर, क्यों नहीं। अगर मुमकिन हुआ तो मैं आपकी किसी बात से कभी इनकार नहीं करूंगी। सर, आपने मेरे पापा की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ी मदद की है। अगर मुझे इस मदद का कर्ज उतारने का कोई भी मौका मिला तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। आरती की बात सुनकर ऋषभ के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो ठीक है फिर, मैं आज तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करने वाला हूँ। दरअसल मुझे शादी नाम के इस पूरे सिस्टम से नफरत है, लेकिन मेरी अम्मा जी, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, उन्हें मेरी शादी कराने की बहुत जल्दी है। सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए मैं किसी से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, ताकि बाद में इस रिश्ते से आसानी से आजाद हो सकूं। तो क्या तुम इस डील में मेरा साथ दोगी? ऋषभ थोड़ा रुककर आगे बोला, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का होगा। इसके बदले में मैं तुम्हारे ये 20 लाख का पूरा लोन माफ कर दूंगा। आरती ये सुनकर अपनी जगह पर एकदम सन्न रह गई। उसे इस बात की दूर दूर तक कोई उम्मीद या अंदाजा नहीं था। उसकी आंखों में हैरानी इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रही थी। वो हड़बड़ाते हुए कहने लगी, सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास लड़की हूँ। आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन से मैं भला कैसे शादी कर सकती हूँ? और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आखिर होती क्या है? वो परेशान होकर ऋषभ कपूर की तरफ देख रही थी। आरती का ये उड़ा हुआ चेहरा देखकर ऋषभ कुछ देर के लिए शांत हुआ, फिर बोला, देखो आरती, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मतलब एक ऐसी शादी है जिसे मैं जब चाहूँ अपनी शर्तों पर खत्म कर सकूं। मेरी अम्मा जी बस मेरा घर बसता हुआ देखना चाहती हैं और मुझे लड़कियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ये 20 लाख का लोन कभी वापस नहीं कर पाओगी, क्योंकि हमारी कंपनी में लोन चुकाने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीने में तुम इतने पैसे कभी नहीं अरेंज कर सकोगी। ऋषभ ने आरती की आंखों में देखते हुए कहा, इसीलिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरी वाइफ बनकर मेरे घर में रहना होगा। अम्मा जी के साथ तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। फिर 1 साल बाद मैं खुद घर में ऐसे हालात बना दूंगा कि अम्मा जी की नज़रों में तुम गलत साबित करके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यह सुनकर आरती के दिल को एक गहरा झटका लगा, लेकिन वो बेबस थी। अगर वो इस ऑफर को मना कर देती तो शायद ऋषभ गुस्से में लोन के पैसे वापस मांग लेता और उसके पापा का इलाज रुक जाता। वो पूरी तरह शांत हो गई और धीरे से बोली,
सर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन ऋषभ ने साफ कह दिया, तुम्हारे और मेरे पास सिर्फ कल सुबह तक का समय है। सुबह सुबह मुझे कॉल करके अपना डिसीजन बता देना। इतना कहकर उसने अपना पर्सनल नंबर आरती को दिया। उस वक्त आरती को सिर्फ इस बात की राहत थी कि पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे मिल चुके थे। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची जहां उसके पापा की सर्जरी शुरू हो चुकी थी। फिलहाल उसका पूरा ध्यान पापा की हेल्थ पर था। कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर ने बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहा कि ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, तो आरती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात आरती सो नहीं सकी। पूरी रात जागते हुए कटी उसकी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अपने मम्मी पापा की खातिर उसने मन पक्का कर लिया था कि वो ऋषभ के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार है। ऋषभ वैसे भी एक बेहद अट्रैक्टिव और डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक था, जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। आरती ने एक लंबी सांस ली और कांपते हाथों से ऋषभ का नंबर डायल किया। ऋषभ शायद जाग ही रहा था। पता नहीं वो सोता भी था या नहीं, क्योंकि पहली ही रिंग पर उसने कॉल अटेंड कर ली। उसकी आवाज सुनते ही आरती एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, सर मैं आरती। उसने कहा, हाँ बोलो आरती। वो डरते डरते बोली, सर मैं आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही ऋषभ के चेहरे पर एक गहरी जीत वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है फिर आज शाम को ही मैं अम्मा जी के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अगले 2 दिनों में डॉक्टर्स ने आरती के पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। जब वो घर आए तो शाम को आस पड़ोस के लोग उनका हालचाल पूछने आ रहे थे। उन लोगों के जाते ही मल्होत्रा परिवार के छोटे से किराए के घर के बाहर एक चमचमाती हुई महंगी लग्जरी कार आकर रुकी। मोहल्ले के लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे जब उस गाड़ी से ऋषभ कपूर अपनी अम्मा जी के साथ उतरा। उन दोनों की रौब और एलीट लुक को देखकर आरती की मम्मी सुनीता मल्होत्रा का तो मुंह खुला का खुला रह गया। आरती ने अपने पापा से उनका परिचय करवाया। पापा, ये मेरे बॉस मिस्टर ऋषभ हैं और ये उनकी अम्मा जी हैं। अम्मा जी तो उस सादा और मासूम सी लड़की को देखते ही उस पर पूरी तरह रीझ गईं। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर आरती को अपने गले से लगा लिया। आरती के पापा बेड पर लेटे हुए थे जब अम्मा जी ने उनकी हेल्थ के बारे में पूछने के तुरंत बाद सीधे मेन टॉपिक पर बात शुरू की। भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। मैं अपने पोते ऋषभ के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। क्या आप अपनी ये प्यारी सी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बनाने के लिए मुझे सौंप देंगे? आरती के पापा तो जैसे किसी चमत्कार का ही रास्ता देख रहे थे। उनके सपने में भी नहीं था कि इतने बड़े अमीर घराने से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आएगा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की किस्मत चमक गई है और उन्होंने तुरंत अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन अंदर ही अंदर आरती का दिल घबरा रहा था। वो जानती थी कि वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ऋषभ की वाइफ बनने जा रही है और 1 साल बाद वो उसे खुद से दूर कर देगा। जैसे ही आरती के पापा की तबीयत में सुधार हुआ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। ऋषभ ने पहले ही कह दिया था कि वो शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहता है। उसे ज्यादा शोर शराबा और तामझाम पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अम्मा जी अड़ गई। ऋषभ, तुम मेरे इकलौते पोते हो। मैं अपने सारे अरमान तो जरूर पूरे करूंगी। आखिरकार ऋषभ और आरती की शादी बेहद शानदार तरीके से संपन्न हुई। शादी के दिन आरती लहंगे में हुस्न की परी लग रही थी। वहीं जब उसकी नजर शेरवानी पहने ऋषभ पर पड़ी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऋषभ किसी सपनों के राजकुमार जैसा लग रहा था। इतने हैंडसम और अट्रैक्टिव मर्द को देखकर आरती के दिल के तार पहली बार छुए थे। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग जागने लगी थी। विदाई के बाद वो ऋषभ के उस आलीशान विला में आ गई। अम्मा जी खुद आरती को ऋषभ के बेडरूम में छोड़कर आई और बड़े प्यार से उससे बातें करने लगी। जाते जाते उन्होंने आरती को समझाते हुए कहा, अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। ऋषभ बस चेंज करके आता ही होगा। अब तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और मुझे जल्दी से पोता पोती की गुड न्यूज सुना दो। ये सुनकर आरती का चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। वो तो ऐसे ही ऋषभ के कड़क मिजाज से डरती थी। ऋषभ जितनी शानदार और मस्कुलर बॉडी का मालिक था, उसका कद भी उतना ही ऊंचा लंबा था, जबकि आरती उसके सामने बेहद नाजुक और कम उम्र की लड़की थी। वो आने वाले पलों के बारे में सोचकर ही अंदर से घबरा रही थी। कुछ ही देर में ऋषभ रूम में आ गया। अंदर आते ही जब उसने ब्राइडल लुक में सजी आरती को देखा तो उसकी नजरें वहीं टिक गईं। जो भी हो, वो भी एक जवान मर्द था जिसके अंदर जज्बात थे। दुल्हन बनी आरती को देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। वो चलकर उसके पास बेड पर आकर बैठ गया। आरती डर के मारे बेड के एक कोने में सिमट गई। वो घबराते हुए बोली, सर मुझे कुछ कहना था।
ऋषभ लगातार उसे ही देख रहा था। उसने कहा, हाँ बोलो। वो हिचकिचाते हुए बोली, सर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर ली है, लेकिन मैं बस ये साफ करना चाहती हूँ कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे। हमारी शादी सिर्फ 1 साल की है, इसीलिए इस 1 साल में मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, ऋषभ ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसका लहजा एकदम कड़क हो गया। ये बातें अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी लिमिट्स में रहना है या नहीं। ये मत भूलो कि मुझे लड़कियों से कितनी चिढ़ है, और तुम कल की आई लड़की मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भूलना मत कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर आरती का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। कुछ देर पहले ऋषभ के अंदर आरती को देखकर जो एक अजीब सी हलचल मची थी, वो सब उसके इस बर्ताव से ठंडी पड़ गई। ऋषभ बेड से उठा, चेंज करके वापस आया और बेड की दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। पूरा बेड खाली था और आरती भी एक कोने पर सिमट कर लेट गई। उसके दिमाग में बार बार डर आ रहा था कि कहीं रात के किसी पहर ऋषभ उसके करीब ना आ जाए, लेकिन वो भी काफी थकी हुई थी, इसीलिए जल्द ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब आरती की आंख खुली तो उसे अपने शरीर पर एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। जैसे ही वो पूरी तरह होश में आई, उसकी सांसें अटक गईं। ऋषभ सोते हुए उसके बेहद करीब आ चुका था। ऋषभ ने अपनी एक टांग आरती की टांगों पर लॉक कर रखी थी। उसका एक हाथ आरती की छाती के पास था और उसका चेहरा आरती की गर्दन में छुपा हुआ था। ऋषभ की तेज और गर्म सांसें आरती को अपनी स्किन पर महसूस हो रही थी। वो शर्म से बिल्कुल पानी पानी होने लगी। उसका दिल तेजी से भागने लगा। आरती के बदन में हुई इस हलचल से ऋषभ की भी आंख खुल गई। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि सोते सोते वो कब आरती के इतने करीब खींचा चला आया था। आरती घबराकर तुरंत उससे अलग हुई और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋषभ ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैं सो रहा था। जानबूझकर तुम मेरे करीब आई ना, ताकि मुझ पर कोई ब्लेम लगा सको। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। आरती हैरान होकर उसका चेहरा देखती रह गई। आप मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं? आप खुद मेरे ऊपर हाथ पैर रखकर लेटे हुए थे, मैं नहीं। लेकिन ऋषभ ने तुरंत उस बात को दबा दिया और बोला, व्हाइट वर, अब जल्दी से वॉशरूम जाओ, शावर लो और बाहर आते वक्त अपने इन गीले बालों को ऐसे साइड में फैलाकर गिराना और थोड़ा लड़खड़ाकर चलना। आरती ने उलझन भरी नजरों से ऋषभ का चेहरा देखा। उसने अपने माथे पर सवालिया निशान लाते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका? मैं ऐसे क्यों चलूं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ऋषभ सीधे होकर उसका चेहरा देखता रहा। वो जानता था कि बाहर लिविंग रूम में अम्मा जी बार बार अपनी बहू को नोटिस करेंगी कि उनकी वेडिंग नाइट को लेकर कुछ हुआ है या नहीं। वो एक लंबी सांस लेकर आरती के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, देखो लड़की, हमारी शादी हुई है और कल हमारी वेडिंग नाइट थी। एक हस्बैंड वाइफ के बीच क्या रिश्ता होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। ये सुनते ही आरती का चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, जी पता है मुझे। ऋषभ ने कहा, हाँ तो अब जब तुम इस रूम से बाहर जाओगी तो तुम्हें बिल्कुल यही दिखाना है कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ये सुनकर आरती का चेहरा और ज्यादा शर्मा गया। उसने कहा, जी ठीक है। ये कहकर वो तुरंत वॉशरूम में घुस गई, जहां उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऋषभ की बातें ना चाहते हुए भी उसके दिल को पिघला रही थी। सच तो ये था कि वो दिल ही दिल में ऋषभ को पसंद करने लगी थी। शायद तब से, जब से वो दूर से उसे अपनी फैक्ट्री में राउंड लेते हुए देखती थी, वो उसकी दीवानी हो चुकी थी। पर अब जब वो शख्स लीगली उसका पति बनकर सामने था तो उसकी शर्म का ठिकाना नहीं था। जब वो वॉशरूम से फ्रेश होकर अपने गीले बालों को एक साइड कंधे पर गिराए हुए बाहर आई तो ऋषभ उसे देखता का देखता रह गया। उसकी साड़ी के किनारे से दिखती गोरी गर्दन को देखकर ऋषभ ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो आगे बढ़े और उस साफ गर्दन पर अपने होंठों से एक गहरा निशान छोड़ दे, पर वो अपने वसूलों से बंधा था। अपने जज्बात पर काबू पाकर वो तुरंत रूम से बाहर चला गया। उधर जब अम्मा जी ने आरती को इस रूप में नीचे आते देखा तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने तुरंत आरती को गले लगाया और दुआएं दी, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बस मैं तो चाहती हूँ कि महीना पूरा होने से पहले ही मुझे तुम दोनों से गुड न्यूज मिल जाए। ये सुनकर नाश्ते की टेबल पर बैठे ऋषभ और आरती दोनों के चेहरे लाल हो गए। टेबल पर तरह तरह के पकवान देखकर आरती हैरान थी। अम्मा जी बोली, ये सारा स्पेशल नाश्ता मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया है। आरती तो पहले सुबह जल्दी में सूखी रोटी या ब्रेड खाकर घर से भागती थी। आज इतने सारे जूस, पराठे और सैंडविच देखकर वो दंग रह गई। उसने हिचकिचाते हुए नाश्ता किया और फिर ऋषभ ऑफिस के लिए निकल गया।
आरती का सारा दिन अम्मा जी के साथ बातें करते हुए बीता और ऋषभ के साथ एक बार अपनी मम्मी पापा से मिलने भी गई। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतने लगा और आरती इस घर के माहौल में ढलने लगी। अम्मा जी भी उसे बहुत प्यार देती थी। इसी तरह करते करते शादी को पूरा 1 महीना बीत गया। एक दोपहर अम्मा जी अकेली लिविंग रूम में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी आरती वहां आई। उसके चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशंस थे और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जब अम्मा जी ने उसे देखा तो वो परेशान होकर बोली, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चेहरा भी पीला पड़ रहा है। वो हिचकिचाते हुए बोली, अम्मा जी बस मेरी पीरियड्स की डेट आ गई है और मुझे इस समय पेट और कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बस इसीलिए हालत थोड़ी खराब है। यह सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी आई, पर उन्होंने तुरंत घर के काम करने वाली सहायिका को कहकर आरती के लिए हल्दी वाला दूध मंगवाया और उसे रूम में आराम करने के लिए भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो दिन बीते, अम्मा जी ने आरती से कहा, देखो बेटा, 1 महीना बीत गया है और दूसरा महीना शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि इस महीने तुम मुझे पक्का खुशखबरी दो। आरती शर्माकर बस सिर हिला देती, लेकिन अब वो जब भी अम्मा जी के पास बैठती वो घूम फिर कर बस एक ही सवाल करती, जिसकी वजह से आरती ने डर के मारे अम्मा जी के पास ज्यादा बैठना भी कम कर दिया था। उधर अपने ही घर में अपनी आंखों के सामने अपनी इस खूबसूरत पत्नी को घूमते देख ऋषभ के लिए भी अपने जज्बात को कंट्रोल करना नामुमकिन होता जा रहा था। लीगली वो उसकी वाइफ थी, पर कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो उससे दूर था। उस शाम जब ऋषभ ऑफिस से घर आया तो अम्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और ऋषभ से आरती की शिकायत करने लगी। ये लड़की तो दिन ब दिन बदलती जा रही है। ऋषभ के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ अम्मा जी, आरती ने कुछ कहा क्या आपसे? अम्मा जी बोली, अब वो मेरे पास ज्यादा बैठती भी नहीं और ना ही मुझे कोई खुशखबरी सुना रही है। ये क्या बात हुई? शादी को 3 महीने होने वाले हैं और अभी तक तुम दोनों ने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। सच सच बताओ ऋषभ, कहीं तुम मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे? ऋषभ ये सुनकर एक पल के लिए शांत हुआ, फिर तुरंत मुस्कुराया। अम्मा जी का हाथ थामते हुए बोला, अम्मा जी आप कैसी बातें सोच रही हैं? मैं तो बस आरती को थोड़ा समय दे रहा था। हमारी उम्र में थोड़ा गैप है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो पहले इस घर के माहौल में पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाए। इसके बाद हम आपको बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। वो अम्मा जी को भरोसा दिलाकर तुरंत अपने बेडरूम में आया। कमरे में बेड पर बैठी आरती को देखकर उसके अंदर सोया हुआ पैशन जाग उठा था। उसने सोच लिया था कि आज वो अपने दिल की बात इस लड़की से कहकर रहेगा। आरती इस वक्त बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। ऋषभ को अंदर आते देखकर वो बोली, आपकी अम्मा जी बार बार मुझसे बच्चे के लिए कहती हैं, आप उन्हें सच बता क्यों नहीं देते कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों पर है? मैं उन्हें कभी ये खुशी नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर ऋषभ की आंखों में एक अलग ही चमक उभरी। उसने आरती के पास आकर कहा, देखो आरती, अगर मैं अम्मा जी की विश के लिए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकता हूँ तो मैं उनकी ये आखिरी खुशी भी पूरी कर सकता हूँ। आरती ने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अपने करीब आने नहीं दूंगी। हमारी पहली शर्त यही थी। लेकिन इससे पहले कि वो दूर हटती, ऋषभ ने एक झटके में उसकी कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे खींचकर अपने सीने से चिपका लिया। ऋषभ ने आरती की आंखों में देखते हुए कहा, देखो लड़की, तुम लीगली मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे इस खूबसूरत बदन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अगर अम्मा जी इस घर में बच्चे की किलकारियां चाहती हैं तो मैं उनकी ये विश जरूर पूरी करूंगा। ये सुनते ही उसने आरती को एक झटके में और करीब खींच लिया। आरती का दिल उछलकर बाहर आने को बेताब था। वो थर थर कांपते हुए बोली, नहीं प्लीज ऋषभ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अंदर से बुरी तरह डर रही थी कि अगर उसने इस पल में खुद को ऋषभ के हवाले कर दिया तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर बाद में जब वो इस बच्चे की माँ बन जाएगी तो ऋषभ कहीं उससे उसका बच्चा न छीन ले या फिर उसे तलाक देकर इस घर से ना निकाल दे। ये अजीब अजीब सी आशंकाएं उसके दिमाग को घुमा रही थी, लेकिन ऋषभ के पैशन के आगे उसकी एक न चली। उसने आरती को बेड पर अपनी बाहों के मजबूत घेरे में दबोच लिया। ऋषभ ने आरती के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर लॉक कर दिया और उसकी गर्दन पर अपनी हार्ट बाइट्स देने लगा। आरती डर और एक्साइटमेंट से कांप रही थी, लेकिन फिर एक पल ऐसा आया जब उसका सारा प्रतिरोध दम तोड़ गया। ऋषभ के उस जादुई, वाइल्ड और बोल्ड टच के सामने वो पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को ऋषभ की दीवानगी के हवाले कर दिया। ऋषभ पूरी रात उसके बदन के कोने कोने को अपने होठों से छूता रहा, उसके सिडिक्टिव कर्व्स को सहलाता रहा और उसे पूरी तरह निढाल कर दिया।
इसके बाद वो आरती को अपनी नग्न छाती से चिपकाए हुए सो गया। अगली सुबह जब आरती की आंख खुली तो वो बिना किसी कपड़े के ऋषभ की मजबूत बाहों के घेरे में थी। बाहर सुबह की धूप निकल चुकी थी। वो हड़बड़ाकर उसके घेरे से निकली और चादर लपेटकर तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम के बड़े से मिरर में जब उसने खुद को देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी गर्दन साफ, ब्रेड्स और कंधों पर जगह जगह ऋषभ की वाइल्ड लव बाइट्स और गहरे लाल निशान मौजूद थे। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। बदन में एक मीठा सा दर्द था, लेकिन अगले ही पल उसके मन में फिर वही डर आया कि अगर 1 साल बाद ऋषभ ने उसे छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। ये सोचते ही वो अंदर से उदास हो जाती। लेकिन आज सुबह जब वो नीचे आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो और चमक थी, जो अम्मा जी की अनुभवी नजरों से छुप नहीं सकी। वो मन ही मन मुस्कुरा दी। उधर ऋषभ का दिल भी धीरे धीरे आरती के लिए तेजी से धड़कने लगा था। अब वो जब भी रात को ऑफिस से लौटकर रूम में आता, आरती के कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट हुए बिना नहीं रह पाता था। उसे इस हॉट लड़की की लत हो चुकी थी। वहीं आरती भी अब शर्माने के बजाय उसका पूरा पूरा साथ देती थी। बेड पर उसकी हर वाइल्ड डिमांड को पूरा करती थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके थे। इसी बीच एक दिन अचानक अम्मा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एक सडन हार्ट अटैक आया था। पूरे घर में पैनिक फैल गया। ऋषभ और आरती तुरंत उन्हें शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर भागे। 2 दिनों तक वो आईसीयू में रही और उसके बाद उन्हें होश आया। इसी दौरान हॉस्पिटल की भागदौड़ के बीच आरती की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे और उल्टी जैसी फीलिंग हो रही थी। जब डॉक्टर ने उसके कुछ रूटीन टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऋषभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत ये गुड न्यूज सुनाने अम्मा जी के कैबिन में आया। आरती उस समय अम्मा जी के बेड के पास ही बैठी उनका हाथ सहला रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए अम्मा जी को गले लगा लिया और कहा, ये देखिए रिपोर्ट्स अम्मा जी, आपकी सबसे बड़ी विश पूरी होने वाली है। आप बड़ी दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही अम्मा जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनकी सालों पुरानी इच्छा पूरी जो हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत ऋषभ और आरती दोनों को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उन्हें ढेरों आशीर्वाद देने लगी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और वो बार बार दोनों के सिर को चूम रही थी। इस गुड न्यूज के बाद ऋषभ आरती से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। वो उसका बेहद ख्याल रखता था। वहीं अम्मा जी भी हर समय आरती को अपनी आंखों के सामने रखती थी और उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो दिन भी आ गया जब आरती लेबर रूम में थी। बाहर लिविंग एरिया में अम्मा जी हाथ में पूजा की माला उठाए भगवान का नाम जप रही थी। बार बार आंखें बंद करके आरती की सलामती की दुआ कर रही थी। वहीं ऋषभ कॉरिडोर में तेजी से चक्कर काट रहा था। उसका दिल घबराहट से बैठा जा रहा था। कुछ देर बाद लेबर रूम का डोर खुला और नर्स बाहर आई। उसके हाथों में एक नहीं बल्कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे। नर्स ने मुस्कुराते हुए उन जुड़वा बच्चों को अम्मा जी की गोद में दिया और कहा, बधाई हो कपूर साहब, भगवान ने आपके घर बेटे और बेटी दोनों की खुशियां भेजी हैं। अम्मा जी तो खुशी से झूम उठी। वो दोनों बच्चों को चूम कर फूट फूट कर रोने लगी। ऋषभ ने कांपते होठों से डॉक्टर से पूछा, मेरी वाइफ आरती कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ब्लड लॉस काफी ज्यादा हुआ था, लेकिन अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर ऋषभ ने एक लंबी और राहत की सांस ली। कुछ देर बाद जब आरती को नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया गया तो ऋषभ उससे मिलने अंदर आया। ऋषभ अच्छी तरह जानता था कि उसकी और अम्मा जी की विश पूरी करने के लिए ये नाजुक सी लड़की ना जाने कितने दर्द और तकलीफ से गुजरी थी। ऋषभ ने आगे बढ़कर अपने होंठ आरती के माथे पर रख दिए और बेहद इमोशनल होकर बोला, थैंक यू सो मच आरती, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आरती की आंखों में भी आंसू थे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अम्मा जी को तो जैसे इन बच्चों के आने से एक नई जिंदगी मिल गई थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो आरती के बच्चों के साथ सिर्फ कुछ महीने ही बिता सकी। एक रात वो अपने बेड पर ऐसी सोई कि दोबारा कभी नहीं उठी। अगली सुबह जब आरती हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर उन्हें जगाने गई तो वह हमेशा के लिए गहरी नींद सो चुकी थी। आरती के हाथ से ट्रे छूट गई और उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर ऋषभ भी दौड़ता हुआ वहां आया। अम्मा जी का शरीर बिल्कुल शांत था। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि उनके निधन को 5-6 घंटे बीत चुके हैं। ऋषभ और आरती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी बड़ी दादी के टच के आदी हो चुके थे।
वो भी रोने लगे थे। ऋषभ ने अपने हाथों से अम्मा जी का अंतिम संस्कार किया। अम्मा जी के जाने के चंद दिनों बाद जब घर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो आरती अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर रो रही थी। ना जाने क्यों अचानक उसके दिल में पुराने डर दोबारा जागने लगे थे। ऋषभ ने तो सिर्फ अम्मा जी के लिए मुझसे शादी की थी। अब वो तो कॉन्ट्रैक्ट भी कब का खत्म हो चुका है और अम्मा जी भी इस दुनिया में नहीं है। कहीं ऋषभ अब मुझे छोड़ तो नहीं देगा। शाम को जब ऋषभ रूम में आया और थोड़ा रिलैक्स दिखा तो आरती ने डरते डरते उससे पूछा, ऋषभ क्या आप मुझे इस घर से निकाल देंगे? क्या मुझे छोड़ देंगे? ऋषभ ने हैरानी से सिर उठाकर उसे देखा। तुम ये कैसी बकवास बातें कर रही हो आरती? वो हिचकिचाते हुए बोली, आपने मुझे सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की था ना। ये बच्चे भी अम्मा जी की विश थे। अब अम्मा जी भी चली गई और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, ऋषभ ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में एक जंगली गुस्सा और दीवानगी थी। वो बोला, पागल हो गई हो तुम? क्या मैं तुम्हें ऐसा घटिया मर्द लगता हूँ? तुम्हारे साथ मैंने अपनी असली लाइफ की शुरुआत की है, तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाया है और अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लूंगा। बिल्कुल नहीं, ये मेरा और तुम्हारा खून है, हमारी बेतहाशा मोहब्बत की निशानी है ये। मुझे शर्म आती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इतना समय तुम्हारे साथ बिताने के बाद तुम्हें जाने दूंगा। ऋषभ की ये बातें सुनकर आरती के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। सच तो ये था कि वो ऋषभ के मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपना चेहरा ऋषभ के चौड़े गर्म सीने में छुपा लिया, लेकिन ऋषभ ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और शरारती गुस्से में बोला, मुझे तुम पर बहुत तेज गुस्सा आया है आरती। बेहतर होगा कि तुम अपना बैग पैक करो और कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर जाओ ताकि तुम्हारा ये खाली दिमाग ठिकाने आ सके। लेकिन आरती अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ ऋषभ के गले में डाल दिए और अपनी हॉट बॉडी को उसके सीने से रगड़ते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो हमेशा आपके साथ रहना है, बिल्कुल आपकी इन नग्न बाहों में। ऋषभ भी उसका ये बोल्ड और पैशनेट रूप देखकर पूरी तरह बेकाबू हो गया। उसने एक झटके में आरती के नाइटी की स्ट्रैप्स को कंधे से नीचे गिरा दिया। उसकी भूखी नजरें आरती के खुले हुए बदन पर टिक गईं। उसने आरती को अपनी गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। आरती हंसते और हाँफते हुए बार बार धीरे से कह रही थी, ऋषभ प्लीज, दोनों बच्चे पास में ही सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। लेकिन ऋषभ ने उसके दोनों पैरों को फैलाकर उसके ऊपर खुद को सेट कर लिया और आरती के रसीले होठों को चूसते हुए फुसफुसाया, बच्चों को सोने दो आरती, आज रात मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये कहकर उसने एक ही झटके में आरती के नाजुक बदन को अपनी मर्दानगी से पूरी तरह भर दिया। आरती के मुंह से एक सिसकारी निकली जिसे ऋषभ ने अपने होठों में दबा लिया। पालने में दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे और इधर बंद कमरे के अंदर बेड की चरमराती आवाजों के बीच ऋषभ और आरती की बेहद हॉट, वाइल्ड और इंटीमेट सिसकारियां गूंजने लगी, जो सुबह होने तक जारी रहीं। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत जल्द मिलते हैं अगली रोमांटिक कहानी के साथ।